So, hello everyone, welcome you back in our ongoing video lecture series in which we are decoding the syllabus of UPSC exam. तो आज के इस वीडियो के अंदर हम हमारे जीएस पेपर 4 से रिलेटेड जो भी स्ट्रैटेजी है उसे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको रिसोर्सेज, इसका वेटेज और इसका क्या सिग्निफिकेंस है एग्जाम में वो सभी आपको अच्छे से बताऊंगी। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स एथिक्स के पेपर को लेके सॉल्व हो जाएंगे। सो विद दिस नोट लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला तो मैं आपको ये बता दूं कि जीएस पेपर 4 को हम दो वीडियोस के अंदर कवर करने वाले हैं, वीडियो 1 और वीडियो 12, जिसके अंदर आज हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे एंड वीडियो 13 के अंदर हम केस स्टडी से रिलेटेड स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारी वीडियो का फोकस है वो स्पेसिफिकली थ्योरी वाला सेक्शन है, क्योंकि थ्योरी वाले सेक्शन का भी अच्छा खासा वेटेज होता है एग्जाम के अंदर और आप इसे प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी केस स्टडीज़ के अंदर भी। सो अब हम देखते हैं सबसे पहला मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हम बात करें थ्योरीज एंड केस स्टडी, जो थ्योरी वाला सेक्शन होता है वो नियरली 130 मार्क्स का आता है और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो केस स्टडी वाला होता है। तो इस तरह से जो पेपर है वो इक्वल मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, सो इस तरह से हमने देख लिया मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ मैं बताती हूँ वेटेज कितना होता है। यू नो दैट कि जो थ्योरी है एंड केस स्टडी है दोनों का वेटेज 50-50% होता है। ठीक है, मतलब आधे पेपर के अंदर थ्योरी होती है, नियरली 13 क्वेश्चंस थ्योरी के होते हैं, ठीक है, जो कि 10 मार्कर होते हैं, और जो केस स्टडीज के क्वेश्चन होते हैं वो नियरली 6 होते हैं, जो कि 20 मार्कर होते हैं। दैट मीन्स 120 मार्क्स। तो जो केस स्टडीज़ हैं वो आपको 120 मार्क्स देती हैं, वहीं जो थ्योरी वाला सेक्शन है उससे आपके 130 मार्क्स आते हैं। तो इस तरह से आपका ये पूरे पेपर का वेटेज रहता है। ठीक है, आई थिंक ये सबको क्लियर है। सबसे पहला तो आप ये देखें कि यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन के अंदर क्या चीज़ मेंशन करी है, एथिक्स का पेपर क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, क्या पर्पस है एथिक्स को इस यूपीएससी के पेपर में इंट्रोड्यूस करने का, उन्होंने ये चीज़ क्लियरली मेंशन करके रखी है। तो देखते हैं, उन्होंने लिखा है दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एटीट्यूड एंड अप्रोच टू इशू रिलेटेड टू द इंटीग्रिटी, probity in public life and his problem solving approach to various issues and conflict faced by him in dealing with the society. Question may utilize the case studies approach to determine these aspects. The following broad area will be covered. ठीक है, अब देखिए एथिक्स का पेपर का क्या पर्पस है। सबसे पहले यदि आप कोई भी पेपर स्टडी करते हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, तो आपको सबसे पहले उसका पर्पस पता होना चाहिए, क्योंकि यदि आपको उसका पर्पस पता होगा तो आप चीज़ों को समझ सकते हैं और उसी वे में आंसर कर सकते हैं। तो एथिक्स के पेपर का पर्पस क्या है? एथिक्स के पेपर का एक्चुअल पर्पस यही है, क्योंकि आप एज अ सिविल सर्वेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर वो एथिकल वैल्यूज़ होनी चाहिए, आपके अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए, आपके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए, तभी आप सोसाइटी को बहुत अच्छे से, बहुत फ्रूटफुल वे में सर्व कर सकते हैं। ठीक है, यही हमारे एथिक्स वाले पेपर का मेन पर्पस है। ठीक है, तो हम देखते हैं वन बाय वन कौन कौन से टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं। अभी मैं आपको जनरल ओवरव्यू देने वाली हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हैं, उसके बाद हम डिटेल में देखेंगे कि इन टॉपिक्स को कैसे स्टडी करना है। सबसे पहला टॉपिक है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप, human values, lessons from the lives and teachings of great leaders, reformers, administrator, role of family, society and educational institution in inculcating this value. ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक ये है। सेकेंड टॉपिक जो है वो है एटीट्यूड से रिलेटेड।
जिसका हमें कंटेंट करना है, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इट्स इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विद द थॉट एंड बिहेवियर, मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। देन आता है एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड में भी हमें क्या क्या देखना है, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्विसेज, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीशनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस, एपैथी, टॉलरेंस, कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 टॉपिक हैं। फिर नेक्स्ट आता है इमोशनल इंटेलिजेंस, फिर आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड, देन आता है पब्लिक सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, कॉन्साइंस, एथिकल गाइडलाइंस, अकाउंटेबिलिटी, एथिकल गवर्नेंस, स्ट्रेंथ टू द एथिकल मॉरल वैल्यूज एक्सेट्रा दे रखा है। ठीक है, अभी हम इसे बहुत डिटेल में देखेंगे, आप टेंशन ना लीजिए, लेकिन अभी पहले इतना समझ लीजिए। फिर आता है प्रॉबिटी इन गवर्नेंस। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं। एंड फाइनली केस स्टडीज। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 टॉपिक को डील करना। सबसे पहला है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको देखना है कि व्हाट इज एथिक्स, व्हाट इज मॉरल वैल्यूज, व्हाट इज लॉ। आपको इस फर्स्ट टॉपिक के अंदर एक एक डेफिनेशन पता होना चाहिए कि मोरालिटी क्या होता है। ठीक है, एप्टीट्यूड क्या है, एटीट्यूड क्या है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज एथिक्स। एथिक्स कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो स्टैंडर्ड्स को डिटरमाइन करते हैं। यू नो दैट कि एथिक्स क्या है, दे आर सर्टेन स्टैंडर्ड्स विच आर सेट बाय सोसाइटी फॉर पीपल और फॉर इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो वो कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे जस्टिस एक तरह का एक स्टैंडर्ड है जिस पे हमारी सोसाइटी को वर्क करना चाहिए। तो इस तरह से कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप आइडेंटिफाई करेंगे स्टैंडर्ड्स को। स्टैंडर्ड, ठीक है, फिर आप देखेंगे कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एथिक्स। तो सोर्सेज क्या हो सकते हैं, इंटरनल सोर्स, फिर आता है एक्सटर्नल सोर्स, है ना, एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि एथिक्स का सिग्निफिकेंस क्या है इन इंडिविजुअल्स लाइफ, इन सिविल सर्वेंट्स लाइफ, इन कॉर्पोरेट लाइफ, इन पॉलिटिशियंस। ठीक है, तो इस तरह से आपको सिग्निफिकेंस देखना है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि व्हाट आर द एथिकल चैलेंजेस, एथिकल कंसर्न्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वाला टॉपिक 360 डिग्री एंगल में कवर हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे डिटर्मिनेंट्स। देखिए, उसके बाद आपको क्या दिखना है, एसेंस हो गया। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एथिक्स को डिटरमाइन करते हैं। फिर आपको देखना है कॉन्सिक्वेंसेस। एंड डिटर्मिनेंट्स के अंदर आप देखेंगे जैसे मेटा एथिक्स होता है, यू हैव सीन दैट देयर इज अ नॉर्मेटिव एथिक्स, है ना, जिसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे होता है जो कि एंड को प्रेफर करता है, और एक एथिक्स होता है जो मीन को प्रेफर करता है। फिर होता है राइट बेस्ड एथिक्स। ठीक है, देन आता है कैरेक्टर बेस्ड, जो आपके कैरेक्टर से डिटरमाइन करता है, कैरेक्टर बेस्ड एथिक्स या वर्चू बेस्ड एथिक्स। तो आप डिफरेंट स्कॉलर्स यहाँ पे पढ़ेंगे ताकि आप इन जो स्कॉलर्स हैं इन्हें कहाँ पे कोट कर सकते हैं, आप इन्हें कोट कर सकते हैं अपनी केस स्टडीज़ के अंदर। ठीक है, देन आता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस। ठीक है, तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे यदि आप एथिकल रहते हैं, तो आपको कैसे बेनिफिट होगा आपके इंडिविजुअल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी सिविल सर्वेंट वाली लाइफ में। ठीक है, तो इस तरह से आपको वो आइडेंटिफाई करना है। देन डायमेंशंस हो गया,
एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप, मतलब यदि हम देखें, हम हमारे पर्सनल स्पेस की बात करें तो जो एथिक्स है, एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, वो हमारी पर्सनल लाइफ के लिए अलग होते हैं, हमारी प्रोफेशनल लाइफ के लिए अलग होते हैं, और कुछ कुछ ऐसे भी एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं जो दोनों के लिए सेम होते हैं। तो आपको ये चीज़ भी आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। देन आता है ह्यूमन वैल्यूज़। अब ह्यूमन वैल्यूज़, देयर आर सो मैनी वैल्यूज़, कुछ यूनिवर्सल वैल्यू होती है, कोई वैल्यू होती है सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे चेंज होती रहती है, तो आपको वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करना है। फिर आपको बहुत सारे अलग अलग जो ग्रेट लीडर्स हैं, रिफॉर्मर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनकी लाइफ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एग्जाम्पल्स कलेक्ट करना है, क्योंकि एक बार आपके पास एग्जाम्पल्स होंगे तो आप उन्हें कोट कर सकते हैं, आप उन्हें मेंशन कर सकते हैं, ताकि आपका जो आंसर होगा वो बहुत प्रेजेंटेबल लगेगा। दिन आता है रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इनकलकेटिंग दिस वैल्यू, ठीक है। तो फैमिली का क्या रोल है, सोसाइटी का क्या रोल है, अब इसे भी आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। आप क्या करें कि आप देखिए, आप ऐसे लिखें कि रोल ऑफ फैमिली, यहाँ पे आप लिखें मदर का, फादर का, एंड ग्रैंड पेरेंट्स का। ठीक है। अब जैसे मदर हमें लव सिखाती है, लव, कंपैशन, फादर से हमें वैल्यूज मिलती है डिसिप्लिन, देन उसके बाद हार्ड वर्क, डेडिकेशन, ठीक है। इस तरह से हमें सीखने को मिलता है ना। हमें रिस्पेक्ट करना ग्रैंड पेरेंट्स सिखाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कोट करें। सिमिलरली आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो आपको वहाँ पे देखना है रोल ऑफ टीचर, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो इस तरह से आप ये टॉपिक को कवर कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसके लिए क्या करें, आप एक्सटेंसिव रिसर्च करें, खुद से रिसर्च करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट आता है एटीट्यूड। तो एटीट्यूड, इस वाले टॉपिक में आपको क्या देखना है कि एटीट्यूड क्या है, व्हाट इज एटीट्यूड, ठीक है। फिर आप देखेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स, जिसमें आप कैब मॉडल को देखेंगे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल वाले कंपोनेंट को। उसके बाद आप देखेंगे कि रोल ऑफ एटीट्यूड, आप देखेंगे टाइप्स ऑफ एटीट्यूड, फिर आप देखेंगे टाइप्स ऑफ एटीट्यूड, ठीक है। फिर आप टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स को देखेंगे, जैसे पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। इस तरह से एटीट्यूड हो गया। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि एटीट्यूड के पॉजिटिव्स के बाद आप देखें कि रोल इन सिविल सर्वेंट्स लाइफ। तो इस तरह से आपका ये वाला 360 डिग्री एंगल में कवर हो जाएगा। तो आप स्ट्रक्चर देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, इट्स इन्फ्लुएंस एंड रिलेशनशिप विद द थॉट्स एंड बिहेवियर। देन कुछ कुछ होता है, कोई होता है मॉरल एटीट्यूड, तो आप वो देखेंगे। फिर आता है पॉलिटिकल एटीट्यूड, तो आपको उसको भी देखना पड़ेगा। फिर आता है सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो एटीट्यूड, एंड सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि हाउ एटीट्यूड वुड डेवलप्ड, कैसे डेवलप किया जा सकता है और एटीट्यूड को भी चेंज कैसे किया जा सकता है। तो ये इस तरह से आपको अलग अलग पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करना है। और ये आपको कहाँ से मिल जाएगा, एटीट्यूड वाला टॉपिक आपको विजन के कंपाइलेशन से मिल जाएगा। काफ़ी अच्छे से उन्होंने ये चीज़ को आपको समझा के रखा है, तो आप उसे प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक नंबर 3, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्विसेज, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी,
नॉन पार्टीशनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन, टॉलरेंस, कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं जो मेंशन किए हुए हैं और आपको इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब आप देखिए ये जो वैल्यूज़ है आप इन्हें कैसे प्रिपेयर करेंगे। आप सबसे पहले क्या कीजिए, मान लीजिए आप इंटीग्रिटी को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले अपनी ओन लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन लिख लें, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक कोट प्रिपेयर कर लें, कोट प्रिपेयर करें, ठीक है। कोट प्रिपेयर करने के बाद आप देखें कि इसका जो सिग्निफिकेंस या इसके एग्जाम्पल्स देखें, कहाँ कहाँ से आप एक एडमिनिस्ट्रेटर का एग्जाम्पल देखें, है ना, कोई हिस्टोरियन का एग्जाम्पल देखें, फ्रीडम फाइटर का एग्जाम्पल देखें, सोशल रिफॉर्मर का एग्जाम्पल देखें, आप देख सकते हैं कोई स्पोर्ट्स पर्सन, है ना। इस तरह से आप डिफरेंट फील्ड से एग्जाम्पल्स लेके आए इंटीग्रिटी का। इवन आप बिजनेसमैन, है ना, जो अच्छे जैसे टाटा अंबानी लोगों, ये लोग इंटीग्रिटी में बहुत अच्छे हैं, तो इन्होंने कैसे किया है आप उसे कोट कर सकते हैं। तो जैसा ही आपका क्वेश्चन आएगा वैसे ही उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ पहले से प्रिपेयर करके रखनी पड़ेगी। फिर आप देखेंगे कि रोल ऑफ इंटीग्रिटी या सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रिटी इन इंडिविजुअल लाइफ, सिविल सर्वेंट्स लाइफ, बिजनेसमैन्स की लाइफ में, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ देखनी है। एंड फाइनली आप देखेंगे कि व्हाई इंटीग्रिटी इज डिक्लाइनिंग इन नाउअडेज, इंटीग्रिटी क्यों कम हो रही है, तो इसका भी हमें फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो ऐसे ही इसी एंगल में आप सारे ये जो भी हमारी वैल्यूज़ दे रखी है आप इसे प्रिपेयर करें, ताकि ये टॉपिक नंबर 3 भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट आता है इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्सेप्ट्स एंड देयर यूटिलिटी एंड एप्लीकेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें भी आपको क्या करना है कि व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, ऐसी क्वालिटी किसी इंडिविजुअल में जिससे वो अपने खुद के इमोशंस साथ ही साथ दूसरों के इमोशंस को भी समझ सके, उन्हें एनालाइज करे और उन्हीं इमोशंस का यूज़ करके वो कुछ बेहतर सोल्यूशन निकाल सके। तो दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो हर सिविल सर्वेंट को इमोशनल इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि तभी वो अच्छे से अपने आसपास के लोगों में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनसे डील कर पाएगा, ठीक है। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, फिर आप देखेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस के जो 5 पैरामीटर्स होते हैं, जैसे सोशल स्किल्स, वेट, जैसे आया सोशल स्किल्स, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी, है ना। तो इस तरह से कुछ कुछ होते हैं इसके पैरामीटर्स, और एक और होता है मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। साथ ही साथ आपको एग्जाम्पल्स करना है, एग्जाम्पल्स प्रिपेयर करना है ना, कोटेशंस, कोड्स को प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये वाला टॉपिक भी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। एंड नो डाउट आपको सबसे इम्पोर्टेंट इस पर एम्फसाइज करना है कि इसका जो एप्लीकेशन है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और गवर्नेंस के अंदर वो कैसा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये वाला टॉपिक हो जाएगा, और ये वाला टॉपिक काफ़ी इजीली प्रिपेयर किया जा सकता है। आप किसी भी टॉपर के नोट्स से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा। फाइन। टॉपिक नंबर 5, कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है। तो इसके अंदर भी आप क्या करेंगे, आप कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट जो स्कॉलर्स हैं उन्हें प्रिपेयर करेंगे। आपको सारे स्कॉलर्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत, जैसे प्लाटो, देन आप देख रहे हैं अरिस्टोटल, बुद्धा, महावीरा, है ना। उसके बाद आप गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, है ना, स्वामी विवेकानंद जी हो गए। देन उसके बाद आप APJ कलाम को प्रिपेयर कर लीजिए, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे दयानंद राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, ठीक है। इस तरह से आप देख लें।
ये कुछ कुछ स्कॉलर्स हैं, इनके बारे में, इनकी जो टीचिंग्स हैं आप उन्हें देखें, आप उन्हें कोट कर सकते हैं आपकी केस स्टडीज़ के अंदर, आपकी थ्योरीज़ के अंदर, है ना। कांट को एक और आते हैं फेमस जो है कांट, एमिनल कांट, है ना। इन्होंने कुछ कुछ अपनी डॉक्ट्राइन्स दी थी, आप उन्हें अच्छे से पढ़े। जैसे एक और आते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देने वाले स्कॉलर्स, जॉन रॉल आते हैं, ठीक है। इन सबको आपको प्रिपेयर करना ज़रूरी है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देन आता है पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ इन एथिक्स इन दी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, अब देखो जो वैल्यूज़ हैं और जो एथिक्स हैं उनका जो रोल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यदि एक सिविल सर्वेंट के पास ये वैल्यूज़ होंगी, ये एथिकल वैल्यूज़ होंगी, तो होगा क्या कि वो करप्शन जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होगा, वो एफिशिएंटली रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर सकता है, वो दूसरे भी जो भी फ्रॉड हैं, जो प्रेशर आ रहा है उसको पॉलिटिशियन से, वो हैंडल कर पाएगा। तो इस तरह से जो एक्चुअल पर्पस है गवर्नेंस का वो डिलीवर हो पाएगा। तो यही चीज़ आपको इसमें देखनी है, और इसमें बताया है कि जैसे क्या क्या एथिकल कंसर्न्स आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि एज अ सिविल सर्वेंट और एज अ पर्सनली उसका कोई रिलेशनशिप होने के कारण जो दोनों इंटरेस्ट होते हैं, जैसे पर्सनल इंटरेस्ट और प्रोफेशनल इंटरेस्ट, आपस में कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से एथिकल डायलेमा अराइज होता है। अब उसको सॉल्व कैसे किया जा सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग के टाइम पे सिखाई जाती है, और साथ ही साथ अभी क्योंकि हम सिविल सर्वेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं तो हमें अभी से पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखना है। उसके बाद हमें देखना है कि सपोज़ ऐसा कोई एथिकल डिलेमा आता है, एथिकल इशू आता है, तो हम उसे कैसे डील करेंगे, हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। हम एकदम हैपहज़ार्डस वे में स्टेप्स नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा एक स्टेप लाखों ज़िंदगियों को इम्पैक्ट कर सकता है। तो हमें जो स्टेप्स लेना है वो भी इस तरह से स्टेप्स लेना है जिससे हमारी डिसीजन से ज़्यादातर लोगों का भला हो, है ना, मैक्सिमम बेनिफिट मिले, ना कि उनका लॉस हो। तो इस तरह से हमें एथिकल डिलेमास को सॉल्व करना है। उसके बाद आता है हम लॉज देखेंगे, रूल्स देखेंगे एंड रेगुलेशंस देखेंगे कि बहुत बार लोग एथिकल, मतलब लोगों को एथिकल बनाने के लिए या एथिकल वैल्यूज़ को इनकलकेट करने के लिए गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, लॉज बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है। तो उसके क्या फ़ायदे हैं, है ना, उससे कैसे एथिकल वैल्यूज़ को लाया जा सकता है। लेकिन व्हाट आर द लिमिटेशंस, अब बहुत सारे लिमिटेशंस भी हैं। रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो बहुत अच्छे वे में पर्पस डिलीवर नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें कॉन्साइंस चाहिए, जिसमें मतलब इनर वॉइस। आप खुद से तब तक नहीं करना चाहेंगे चीज़ों को चेंज, तब तक चीज़ें चेंज नहीं हो सकती है। तो इस तरह से हम कॉन्साइंस को पढ़ेंगे। फिर आता है अकाउंटेबिलिटी। अगेन अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तब तक एक ऑफिसर अकाउंटेबल नहीं होगा उसके एक्ट के लिए, तो फिर यही होगा कि जो रिसोर्सेज हैं वो इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे, वो अपने पावर का मिसयूज़ करेगा, क्योंकि सिविल सर्वेंट के पास बहुत सारे डिस्क्रिशनरी पावर होते हैं। तो यदि अकाउंटेबिलिटी वाला फैक्टर नहीं होगा तो वो उस डिस्क्रिशनरी पावर का मिसयूज़ कर सकता है फॉर देयर ओन बेनिफिट, ठीक है। इसलिए अकाउंटेबिलिटी वाला टॉपिक है। फिर आता है मॉरल वैल्यूज़ इन गवर्नेंस, एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप। जैसे हम देखते हैं कि मान लीजिए बहुत सारी, जैसे यूएसए, चाइना क्या करता है, बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ को फंडिंग देता है, लेकिन तब वो फंड करता है तो उसके साथ बहुत सारी कंडीशनिंग लगा देता है कि हम आपको फंड देंगे, आपको इतने टाइम में लौटाना है, और यदि आप नहीं लौटा पाए तो हम आपकी ये वाली प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेंगे। तो इस तरह से ये अनएथिकल है, ये एथिकल चैलेंजेस हैं, ठीक है, एक तरह से अनएथिकल बिहेवियर है। तो हमें ऐसे अनएथिकल बिहेवियर को स्टॉप करना है। हम कैसे पॉजिटिव वे में एथिकल रिलेशनशिप को प्रमोट कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, वो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। एंड फाइनली आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। अगेन जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब ऐसा गवर्नेंस या ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जिससे जहाँ पे एथिकल वैल्यूज़ का इन्वॉल्वमेंट हो, जहाँ पे जो रूल्स बनाए गए हैं वो सबके बेनिफिट्स में हो, सबको ध्यान में रख के बनाए हो, सारे स्टेक होल्डर्स के जो बेनिफिट्स हैं उनको ध्यान में रख के बनाए गए हो, तो दैट इज़ अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों ज़रूरी है, उसको कैसे प्रमोट किया जा सकता है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, या ये चीज़ें आपको यहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले टॉपिक में पढ़नी है। और इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए आप लेक्सिकन पढ़ें। लेक्सिकन बुक काफ़ी अच्छी है, काफ़ी चीज़ें ईजिली अच्छे से कवर हो जाएगी, ठीक है। देन आता है टॉपिक नंबर 6, दैट इज़ पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ इन एडमिनिस्ट्रेशन स्टेटस। हाँ ओके, हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली है टॉपिक नंबर 6 पहले ही, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है।
देन आता है टॉपिक नंबर 7, प्रॉबिटी इन गवर्नेंस, concept of public service, philosophical basis, information sharing and transparency, right to information, code of ethics, code of conduct, वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, चैलेंजेस ऑफ करप्शन। अगेन देखो यहाँ पे करप्शन आ गया है, तो इसके अंदर आपको क्या देखना है कि करप्शन क्यों हो रहा है, कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे करप्शन हो रहा है, करप्शन किस किस चीज़ों को कहते हैं, क्या नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ ऑल्सो करप्शन, क्या सिविल सर्वेंट यदि अपने काम को नहीं कर रहा है तो क्या वो भी करप्शन है, कि मिस यूटिलाइज कर रहा है तो उसे करप्शन कहते हैं। तो आपको डिफरेंट पिलर्स आइडेंटिफाई करने हैं करप्शन के। करप्शन को स्टॉप करने के लिए गवर्नमेंट कौन से लॉज, रूल्स, रेगुलेशन लेके आई है, कॉन्साइंस का क्या रोल है, उसके बाद हम और क्या स्टेप्स ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डील करनी है। फिर आता है क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी की, ठीक है हम टाइमली डिलीवर कर रहे हैं सर्विसेज, लेकिन यदि क्वालिटी डिलीवरी नहीं होगी तो जो मेन पर्पस है गवर्नेंस का वो फुलफिल नहीं होगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि ठीक है हम टाइमली डिलीवर कर रहे हैं लेकिन साथ साथ क्वालिटी भी डिलीवर होना चाहिए। मान लीजिए अब पीडीएस है ना, पीडीएस राशन शॉप्स होती हैं, वहाँ पे ये होता है कि वीट मिलता है, राइस मिलता है, जो गरीब लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, उनको ये सब चीज़ें मिलती हैं, ठीक है टाइमली डिलीवर हो रहा है, लेकिन यदि वहाँ पे जो मिलने वाला राशन है उसकी क्वालिटी नहीं होगी तो जो एक्चुअल पर्पस है गवर्नेंस का वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी डिलीवर करना है, तो उसके क्या क्या चैलेंजेस हैं आपको वो देखना है। फिर आता है वर्क कल्चर। वर्क कल्चर मतलब एक पॉजिटिव वर्क कल्चर काफ़ी ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी फील्ड में ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। मान लीजिए कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ का कल्चर अच्छा नहीं है तो वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनको भी मोटिवेशन नहीं आएगा काम करने के लिए। इसीलिए हमेशा वर्क कल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यदि वर्क कल्चर अच्छा है, यदि ऊपर का जो हम बोल सकते हैं कि टॉप सर्वेंट अच्छा है तो जो आसपास के सर्वेंट्स हैं वो भी उससे कुछ अच्छा ही सीखेंगे। मान लीजिए कि जो टॉप ऑफिसर है वो काफ़ी ज़्यादा करप्ट है तो जो अपने नीचे के एम्प्लॉयज़ हैं वो लोग भी करप्ट ही रहेंगे, वो कुछ अच्छा नहीं सीखेंगे। इसीलिए जो ऑफिसर होता है उसको एक ऐसी वैल्यूज़ होनी चाहिए, उनके पास ऐसी वैल्यूज़ होनी चाहिए ताकि वो एक तरह से रोल मॉडल की तरह एक्ट कर सके अपने जो नीचे वाले एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। तो इसलिए वर्क कल्चर काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद आता है सिटीज़न चार्टर। सिटीज़न चार्टर क्या होता है, ऐसा कमिटमेंट जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिटीजन्स को देती है, ठीक है, तो वो सिटीज़न चार्टर होता है। तो वो क्या है, उसकी स्ट्रक्चरिंग कैसी होती है, क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, हम और क्या कर सकते हैं सिटीज़न चार्टर को बेहतर बनाने के लिए, आप इसमें देखेंगे। फिर आता है कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट की कोड ऑफ एथिक्स क्या है, कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट आपस में कैसे डिफरेंस है, दोनों में से लीगली कौन सा बाइंडिंग है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे और आप देखेंगे कि सिविल सर्वेंट के भी कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट को सेकेंड एआरसी ने सजेस्ट किया है, तो वो क्या है, क्यों सजेस्ट किया है, यदि हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होगा, तो ये सब आप यहाँ देख लेंगे। फिर आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब जैसे इन्फॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट आरटीआई एक्ट लेके आई थी। अब आरटीआई में क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या सेक्शंस हैं, कौन कौन से सेक्शंस हैं, कौन से सेक्शंस के अंदर इश्यूज हैं, आपको ये सब यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका ये वाला टॉपिक कवर हो जाएगा और इसके लिए भी आप विजन का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक सबको ये क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है की स्ट्रैटेजी, पर इससे भी पहले मैं आपको सोर्सेज बता देती हूँ एथिक्स के लिए। सबसे पहला पर्सनल लाइफ एग्जाम्पल्स। आप जितना अपने पर्सनल लाइफ से एग्जाम्पल्स कोट करेंगे उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। सेकेंड आता है कोट्स। थर्ड नंबर पे आता है पर्सनल लाइफ के एग्जाम्पल्स, कोट कलेक्शन। आप विजन का मटेरियल देख सकते हैं, विजन आईएएस का मटेरियल बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका एथिक्स का हो जाएगा। एंड आप कोई बुक चाहें तो आप लेक्सिकन यूज़ कर सकते, लेक्सिकन बुक को प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि ये भी बुक काफ़ी अच्छी है एथिक्स के लिए। नाउ की स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल्स, हर पॉइंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए आपको एक एग्जाम्पल मेंशन करना पड़ेगा ताकि आपका आंसर काफ़ी बेहतर होगा। तो आप एग्जाम्पल्स लिखें, आप कमिटी से कंक्लूड करें कि जैसे सेकेंड एआरसी रिपोर्ट है ना, इन्होंने बहुत कुछ कहा है, हम सिविल सर्वेंट को एक अच्छा एथिकल वैल्यूज़ जनरेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो आप उसे मेंशन करें। फिर आप कोड्स को मेंशन करें, ठीक है। कोड्स आपने मेंशन कर लिए तो आपका जो आंसर है वो बहुत इफेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं।
देन आता है आंसर स्ट्रक्चरिंग कैसे करना है। तो आंसर स्ट्रक्चरिंग मैं अभी आपको थ्योरी वाले पार्ट की बता रही हूँ। आप हमेशा इंट्रोडक्शन के अंदर डेफिनेशन लिखें। मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रिटी पे कोई क्वेश्चन है, तो आपको आपका जो स्टार्ट है, आपको इंट्रोडक्शन के अंदर इंटीग्रिटी की डेफिनेशन लिखना है, क्योंकि आपको हर चीज़ बेसिकली अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करनी रहेगी एंड एग्जाम्पल। ठीक है, इस तरह से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर बॉडी के अंदर जो पूछा है डिमांड को आप एड्रेस करें, उसको भी आप दो पोर्शन में देखें, पॉजिटिव नेगेटिव वाले एस्पेक्ट्स में तोड़ने की कोशिश करें एंड फाइनली कंक्लूजन में आप कोट्स डालें। कोटेशन डालेंगे तो आपका जो कंक्लूजन है वो काफ़ी बेहतर होगा। साथ ही साथ आप कमिटी भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका कंक्लूजन हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया एंड बॉडी हो गया। तो मैंने आपको ये बता दिया। तो अभी तक हमने क्या देखा, मैंने आपको थ्योरी वाले सेक्शन को बहुत अच्छे से बता दिया है, जीएस पेपर 2 जीएस पेपर 4 का। आई थिंक सबको क्लियर है ये चीज़। ठीक है, तो आपने अभी तक क्या देख लिया, हमने देख लिया जीएस पेपर 4 की थ्योरी। हमने सोर्सेज देख लिए, हमने देख लिए की टू स्कोर बेटर मार्क्स, फिर हमने देख लिया हमारा फाइनली आंसर स्ट्रक्चरिंग। ठीक है, तो इस तरह से हमने जीएस पेपर 4 को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। और कल जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर मैं आपको केस स्टडीज़ को बहुत अच्छे से डिटेल वे में समझा दूंगी कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। और इन दोनों वीडियोस के बाद आपका जीएस पेपर 4 में आपको कोई भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो बस हमारी आज के वीडियो में इतना ही था। एक कोट देखें, इन अ डे व्हेन यू डोंट केम अक्रॉस एनी प्रॉब्लम यू कैन बी श्योर दैट यू आर ट्रेवलिंग इन अ रॉन्ग पाथ। मतलब आप यदि कोई भी नया रास्ता पकड़ते हैं, यदि आप कुछ भी नया करते हैं, तो आपको बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ एडवर्सिटीज़ आपको घेरे रखेंगी आपकी लाइफ में। आप देख रहे होंगे कि यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही होगी। आपको हर दिन लगता होगा कि आज तो आपसे नहीं हो पाएगा, और जिस दिन भी आपको ऐसा लगे कि आज मुझसे हो जाएगा, या जिस दिन भी आपको ऐसा लगे कि आपकी जो स्टडीज़ हैं उसके अंदर आपको कुछ भी दिक्कतें नहीं आ रही हैं, तो दैट मीन्स यू आर इन द रॉन्ग पाथ। तो आपको ये समझना है कि डिफ़िकल्टीज़ आर वेरी मच पार्ट ऑफ लाइफ। डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, एडवर्सिटीज़ आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन ये ज़रूरी है हमें सक्सेस के रास्ते तक लेके जाने के लिए, क्योंकि डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएंगी दैट मीन्स आपने चलना स्टार्ट ही नहीं किया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यदि आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस हैं, आपकी ज़िंदगी में एडवर्सिटीज़ हैं, आपको पढ़ने का मन नहीं लगता है, आपके साथ अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो कोई बात नहीं। चीज़ें टाइम के साथ साथ आपको क्या करना है, आपको मूव करते चलना है, क्योंकि एक दिन आप सक्सेस तक ज़रूर पहुँचेंगे, है ना। सो बस यही था आज के लिए। विद दिस नोट, थैंक यू सो मच। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जाएं और जाके पहले वो देखें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।